17 नवंबर की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनावी राज्यों में किसकी लहर दिख रही है? मोदी आगे हैं या राहुल गांधी भी रेस में हैं? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की महिला वोटर्स फिक्स हो गई? प्रधानमंत्री ने कितने लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स से 17 नवंबर का अपॉइंटमेंट फिक्स लिया है? कितने परसेंट आदिवासी वोटरों को अपने पाले में कर लिया है? कितने परसेंट गरीब, किसान, मिडिल क्लास वोटर्स को डायरेक्ट मैसेज भेज दिया है? प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया कि राहुल, प्रियंका और खड़गे को मिर्ची लग गई? क्या विरोधी खेमे को एहसास हो गया है कि 2023 के सारे चुनावी राज्यों में बस मोदी की चर्चा है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों है? आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने चुनावी राज्यों की दशा और दिशा तय कर दी है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया है, किन 4 स्तंभों का जिक्र किया है, किस वोट बैंक को सीधे सीधे मैसेज डिलीवर किया है? वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने महिलाओं को क्या मैसेज भेजा है? कौन सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर लिया है? पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं। मोदी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के किसानों से क्या कहा है? वोटिंग से पहले किसानों को कौन सा हिंट दिया है? दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन। मोदी ने युवाओं की बात क्यों की है? यंग वोटर्स के दिमाग में कौन सी बात फिट की है? तीसरा अमृत स्तंभ, भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति। मोदी ने सीधे गरीबों को एड्रेस क्यों किया है? चुनावी राज्यों में डायरेक्टली मिडिल क्लास के वोट को टारगेट कैसे किया है? चौथा अमृत स्तंभ, भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। और सबसे बड़ी बात, मोदी थे तो झारखंड में, चुनावी राज्यों से दूर, लेकिन झारखंड में रहते हुए भी मोदी ने वोटिंग वाले 4 राज्यों के आदिवासी समाज का वोट जोड़ लिया है। मोदी ने यह कैसे मुमकिन किया है? आज हम आपको मोदी की यह पूरी स्ट्रेटजी विस्तार से समझाएंगे और इसके लिए पहले एक एक करके कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात महिलाओं की करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 72 लाख महिला वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 2 लाख महिला वोटर्स हैं। राजस्थान में 2 करोड़ 51 लाख महिला वोटर्स हैं, जबकि तेलंगाना में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। 14 हो या 19, मोदी के पास साइलेंट वोटर्स के तौर पर महिला वोटर्स का एक ऐसा फोर्स है जो हर चुनाव में गेम चेंजर साबित होता है। और इंदौर में मोदी के रोड शो में जिस तरह महिलाओं की भीड़ जुटी, जिस तरह का रिसेप्शन मोदी को मिला, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि एमपी की महिलाओं के दिल में क्या है। पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। पूरा राजस्थान कह रहा है, जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना? पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी? अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें।
हमारी माताएं बहनें दिवाली में जब घर की सफाई करती है ना, तो वो कमरे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करती है, कोने कोने में जाकर के सफाई कर देती है। वैसी सफाई होनी चाहिए। हमें माताओं बहनों से सीखना है कि सफाई कैसे होती है। सीखोगे? शर्माओगे नहीं ना? इसी तरह जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो कुल 60 लाख युवा वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स मध्य प्रदेश में हैं, 18 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स छत्तीसगढ़ में हैं, 13 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान में हैं, जबकि 9 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स तेलंगाना में हैं। प्रधानमंत्री के पास M+Y यानी महिला प्लस यूथ की ताकत तो है ही, मगर अब इसमें उन्होंने किसान, गरीब और मिडिल क्लास को भी जोड़ लिया है। और ये कैसे चुनावी राज्यों का पूरा समीकरण बदल कर रख देंगे, इसे 2019 के एग्जाम्पल से समझिए। 19 के चुनाव में 43% गरीबों और 43% लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने एनडीए को वोट दिया था। मिडिल क्लास के 46% लोगों ने एनडीए को चुना था और अमीर वर्ग के 51% लोगों ने एनडीए को वोट दिया था। इस डेटा को और गहराई से डिकोड करने पर पता चलता है कि 19 में अपर कास्ट के 57% गरीबों की पसंद एनडीए थी, अपर कास्ट के 58% लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों की पसंद एनडीए थी। इसी तरह ओबीसी के 56% गरीबों ने एनडीए को चुना, ओबीसी के 52% लोअर मिडिल क्लास ने एनडीए को वोट दिया, जबकि ओबीसी के 54% मिडिल क्लास वोटर की पसंद एनडीए ही थी। करीब करीब यही पैटर्न एससी और एसटी वोटर्स में भी 2019 के चुनाव में दिखा। मोदी अब इसी डेटा को 23 के चुनाव में दोहराना चाहते हैं, नंबर्स में इजाफा करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस वोट बैंक के बीच जाकर चुनाव वाले राज्यों में मैसेज पहुंचा रहे हैं। मोदी ने गरीबों का नमक खाया है, ये बता रहे हैं। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। हर रुकावट को ये आपका भाई ऐसे ही दूर करता रहेगा। आपका भाई आपकी मुसीबतों की मुक्ति के लिए जी जान से जुटा रहेगा। मोदी जब पब्लिक के बीच होते हैं तो ऐसे ही महिलाओं, युवाओं, गरीबों और मिडिल क्लास की बात नहीं करते। उसके पीछे मोदी का होमवर्क होता है, अपना खुद का सियासी कैलकुलेशन होता है। और झारखंड में रहते हुए मोदी ने यह कैलकुलेशन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के वोटर्स को अच्छी तरह से समझा दिया। मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है, तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें,
हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। मोदी पब्लिक का सेंटिमेंट पकड़कर चल रहे हैं। 17 नवंबर की वोटिंग से पहले ट्विटर पर मध्य प्रदेश वालों को भी मैसेज भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सेकंड राउंड की वोटिंग से पहले उन्हें भी समझा रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे चुनना है, किससे सावधान रहना है। दूसरी ओर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी सभाओं में मोदी को ताना मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी कामधाम छोड़कर गली गली घूम रहे हैं। मोदी जी तो इतना टूर कर रहे हैं, शायद वो खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तुमको भेजा है और तुम प्रधानमंत्री हो। वो सब छोड़ के हर गली गली फिर रहे, कहीं रास्ते पे रैली निकाल रहे, कहीं छोटे मोटे गांव में जाके भी भाषण कर रहे हैं। पहले तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी आपको जो काम दिया गया है, वो ठीक करो। स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका मध्य प्रदेश पहुंचती हैं तो वो भी सियासी ताने ही मारती हैं। तेरे नाम फिल्म वाली कहानी सुनाती हैं, उसे मोदी से जोड़ देती हैं और कांग्रेस की तरफ से मोदी को दी जा रही गाली पर अजीबोगरीब लॉजिक देने लगती हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। लेकिन लगता है कि प्रियंका ने इंदौर में मोदी का रोड शो नहीं देखा। घर की छतों पर, सड़कों पर, बालकनी में खिड़कियों से झांकते हुए मोदी की एक झलक निहारती पब्लिक का सेंटिमेंट नहीं समझा। अगर उन्होंने ये तस्वीरें देखी होती तो उन्हें मोदी को इतनी आसानी से हरा देने की गलतफहमी न होती। करीब करीब यही सेंटिमेंट हर राज्य में दिख रहा है, फिर चाहे राजस्थान ही क्यों न हो। तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दे,
भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। कांग्रेस कहती है कि वो मध्य प्रदेश जीत रही है। कांग्रेस की तरफ से दावे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी हो रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का राउंड 2 है। एमपी के एक डेटा से आपको एक हिंट हर चुनावी राज्य का मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी 58 सीटों पर पूरी तरह से सेफ दिख रही है, जहां उसे पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जीत मिली है। इसी तरह एमपी में 21 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनावों में से 2 में बीजेपी को जीत मिली है और वहां सेफ है। रही बात कांग्रेस की कि उसके लिए एमपी में सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहां वो फिलहाल सेफ दिख रही है, यानी इन सीटों पर पिछले 3 चुनावों में उसे जीत मिली है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में से 2 चुनाव की ऐसी 21 सीटें हैं जहां कांग्रेस 2 बार जीती है और यहां वो सेफ दिख रही है। राजस्थान में चुनाव अभी दूर है, मगर मोदी ने राजस्थान पहुंचकर पब्लिक के बीच से जो मैसेज दिया है वो एमपी और छत्तीसगढ़ के वोटर्स का मूड स्विंग कर सकता है, कई सीटों पर सीधा इंपैक्ट कर सकता है और इसमें सबसे अहम रोल प्ले करेगा मोदी का करप्शन के मुद्दे पर लगातार हर बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम पर लगाए गए आरोप। करप्शन के मुद्दे पर लगातार हर बार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम पर लगाए गए आरोप। लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको 2 सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ? ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी के बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में? तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम दे करके आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है।